गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी विद्युत द्वारा, ठीक है। और आज जो अपना लेक्चर है वो 5th लेक्चर है। हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं और उसमें आपकी एक क्वेरी आई है, न्यूमेरिकल आया है जो आप लोगों को नहीं आया। न्यूमेरिकल है 6 वोल्ट की बैटरी वाले परिपथ के प्रत्येक आवेश के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये न्यूमेरिकल आपको नहीं आया कि मैडम ये किस तरीके से होगा। देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस न्यूमेरिकल के अंदर अपन को सबसे पहले दिया हुआ है, नहीं आया कोई बात नहीं, सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट, वोल्ट यानी उसका मात्रक दिया हुआ है कि 6 वोल्ट की बैटरी मात्रक दिया हुआ है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का मात्रक होता है। तो आंसर में अपन ये डालेंगे कि क्या क्या अपन को चीजें क्या क्या दी हुई है, कौन कौन सी वैल्यू अपन को दी हुई है। तो B बराबर कितना दिया हुआ अपन को 6 वोल्ट, यानी कि जो PD दिया हुआ है, PD पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, विभवांतर कितना दे रखा है अपन को 6 वोल्ट। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि सर्किट के प्रत्येक आवेश, आवेश का मतलब क्या हो गया अपन को कूलाम दे रखा है, आवेश के लिए। अब आप कंफ्यूज इसमें ये हो गए कि प्रत्येक आवेश का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि आवेश जो है उसकी वैल्यू कितनी है। ध्यान दीजिए कि जब प्रत्येक दिया हुआ होता है इसका मतलब क्या है कि हमें कोई एग्जैक्ट मान नहीं दिया हुआ है। जब प्रत्येक दिया हुआ हो या फिर क्या दिया हो इकाई, तो हम क्या मान लेते हैं, एक दिया हुआ है, उसका जो मान है आवेश का मान है वो कितना है, 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो अपने पास जो Q है वो कितना आ गया 1, मात्रक क्या लगाओ C, यानी कि कूलाम, मात्रक क्या है कूलाम, किसका है आवेश का। उसके बाद में क्या बोल रहा है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा मतलब एनर्जी पूछ रहा है। अब आप ये कहेंगे कि मैडम एनर्जी वाला तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं था। हमने तो जो फॉर्मूला पढ़ा है वो B बराबर क्या पढ़ा है, W अपॉन Q पढ़ा है। ये सिंपल सा अपन ने PD का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि B बराबर क्या है, W अपॉन Q। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि B का मतलब था अपने विभवांतर, W का मतलब था कार्य और Q बराबर क्या है आवेश। कोई भी कार्य हम कब करेंगे, कोई भी कार्य कब किया जाएगा, जब हमें एनर्जी होगी, सीधी सी बात है। तो एक रिलेशन निकल कर आया, किस किस के बीच में रिलेशन निकल कर आया, W के बीच में और E के बीच में, यानी कि एनर्जी के बीच में एक रिलेशन निकल के आ गया कि W इक्विवेलेंट किसके है, E की। W मतलब वर्क, कार्य, और E मतलब क्या है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। कार्य करने की जो हमारी क्षमता है किसी भी काम को करने की, वही तो ऊर्जा है, सीधी सी बात है। तो ऊर्जा किसके बराबर होगी, कार्य के बराबर होगी। इसलिए यदि कहीं हमसे ऊर्जा पूछी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, कार्य की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यदि कार्य दिया हुआ है तो ऊर्जा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी एनर्जी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर यानी इस न्यूमेरिकल के अंदर वो हमें E से क्या पूछ रहा है, E का तात्पर्य यहाँ क्या है, वर्क से, वर्क पूछ रहा है, ठीक है। तो अब वही फार्मूला बन गया, W इक्वल्स टू क्या हो गया, E, क्या पूछ रहा है, W पूछ रहा है। अब मेरे पास सारी चीजें हैं, B की जगह मैं क्या लिख दूं 6, W तो पूछ ही रहा है तो W की जगह मैंने क्या लिख दिया W, Q की जगह मैं क्या लिख दूंगी 1, क्यों, क्योंकि 1 कूलाम मान है इसलिए मैंने क्या लिख दिया 1। W बराबर कर देते हैं, W बराबर क्या हो जाएगा B इंटू Q, W B कितना है 6, Q कितना है 1, W बराबर क्या आ गया 6, और जो यूनिट है वो लगानी जरूरी है, यानी मात्रक है वो मैं लगाऊंगी। तो एनर्जी का मात्रक ले लो चाहे वर्क का मात्रक ले लो, किस में आता है
हमेशा जूल के अंदर आता है, तो हम इसके अंदर क्या लिख देंगे, जूल। मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा आपको, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़िए, उतार लो इसको, बढ़ाओ। न्यूमेरिकल के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मात्रा जरूर लगाइएगा, नहीं लगाएंगे नंबर कट जाएंगे। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन देख रहे हैं, उस न्यूमेरिकल के अंदर हम विभवांतर की दो वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा उसको टफ बनाते हैं और विभवांतर की दो वैल्यू लेते हैं और उसका माइनस करके निकालते हैं, देखिए क्या आंसर आता है। प्रयास आप लोग कीजिएगा मेरे साथ और अपन सक्सेसफुल रहेंगे न्यूमेरिकल्स की। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन आएगा, ध्यान रखिए। एक जो न्यूमेरिकल है अपने, वो न्यूमेरिकल है 118 वोल्ट से 128 वोल्ट, वोल्ट यानी विभवांतर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में दो कूलम आवेश द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज देखें, इसके अंदर हमारी पूरी विभवांतर की डेफिनेशन आ गई। इसमें विभवांतर की डेफिनेशन क्या थी, किसी परिपथ के अंदर एकांक धनावेश को परिपथ के एक सिरे से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही विभवांतर था। अब इसके अंदर देखो दो विभवांतर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एक दे रखी है 118, एक दे रखी है 128, ठीक है। अब ये दो वैल्यू अपन को दी गई है। उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में दो कूलम, इसका मतलब आवेश की वैल्यू दे रखी है उसने। आवेश की वैल्यू कितनी है 2c, यानी कि 2 कूलम आवेश द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। कार्य का मतलब क्या है, वही वर्क पूछ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यहाँ विभवांतर की जो दो वैल्यूज दी हुई हैं उसको एक सिंगल वैल्यू के अंदर बदलना है, यानी कि दोनों विभवांतर का अंतर निकाल के हमें मेन विभवांतर लेकर आना है। मेन पोटेंशियल डिफरेंस अपन ये आएंगे। तो आंसर के अंदर सबसे पहले अपन को V1, आप इसमें V1 मान सकते हो, V डैश मान सकते हो, VA मान सकते हो, आपकी इच्छा हो, ठीक है। मैं इसको मान लेती हूँ V1। V1 कितना दे रखा है 118 वोल्ट, ठीक है। दूसरा है V2 अपन को दे रखा है 128 वोल्ट। V1 है 118, V2 है 128। अब यदि V2 माइनस V1 कर दो तो V की वैल्यू आ जाएगी। V बराबर मैंने क्या कर दिया V2 माइनस V1। V बराबर क्या है, ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई सब आप करेंगे। प्रैक्टिस करनी है, हमें क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि अपनी थोड़ी मैथमेटिक्स की भी तैयारी होती चले। V2 माइनस V1, V2 क्या है 128, दो साथ 128 लिख दिया। V1 क्या है 118, दो साथ 118 लिख दिया। अब यहाँ अपन क्या ले आएंगे V लेकर आएंगे।
ये आपको खुद लेकर आना है। देखो 8 8 0 आ जाएगा, ठीक है, और 1 आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएंगे यहाँ पर, लेकिन आपको खुद लेकर आना है। मैं आपको इतना नहीं बताऊंगी, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। बी आ गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये आप खुद करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपने आता है क्वेश्चन निकालते हैं। नेक्स्ट जो अपने आ रहा है वो 2c दे रखा है। 2c का मतलब ही क्या है, कूलम दे रखा है, आवेश दे रखा है, ठीक है। b की वैल्यू हमें यहां से पता लग जाएगी, b अपने पास आ जाएगा, और q जो है वो भी अपने पास मौजूद है। कितना है, 2c। पूछ क्या रहा है, कितना कार्य किया गया, यानी कि पूछ क्या रहा है, w, कोई चीज कार्य पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या था, v बराबर w अपॉन q, w बराबर v इंटू q, ये था। अब निकाल लेंगे, v की वैल्यू डाल दीजिएगा, q की वैल्यू आपको पता है 2 है, आंसर निकल आएगा। नहीं आता है तो कल यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बच्चों मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस खुद करनी है, माइनस प्लस की प्रैक्टिस खुद करनी है। जितना अपन खुद करेंगे उतना ही ज्यादा परफेक्शन आता चला जाएगा। ये चीज ध्यान उतार लो। बस ये चीज पता होनी चाहिए थी कि जब दो विभवांतर दिए हुए हो, यानी कि एक सिरे का विभवांतर और दूसरे सिरे का विभवांतर दिया हो, तो अपन जो एग्जैक्ट सिंगल वैल्यू को कैसे निकालेंगे, माइनस करके निकाल देंगे। बड़ी राशि में से छोटी राशि निकाल तो माइनस करेंगे तो अपने पास मेन राशि आ जाएगी। मेरे हिसाब से नोट डाउन हो गया होगा, उतार दो फटाफट। अब जो अपन नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, एक चीज आप और कर सकते हैं, इसी वीडियो को ऑफलाइन पढ़ने के लिए आप डाउनलोड का बटन दबा दी तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वो ज्यादा इजीली रहता है ऑफलाइन के अंदर, उसे आप देख सकते हैं बार बार पॉज करके, बार बार नेट जाता नहीं है उसमें। अब अपन पढ़ेंगे चालक का प्रतिरोध, कि चालक का प्रतिरोध कितना होता है या क्या होता है। चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। चालक, चालक का मतलब क्या है यहाँ पे, कंडक्टर से, जिसमें से ऐसे पदार्थ जो अपने भीतर से विद्युत धारा का फ्लो इजीली होने देते हैं। हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर कि चालक होता क्या है। यहाँ चालक तार की बात की जा रही है। तार कौन सा था, कॉपर का वायर, कॉपर वायर, सिल्वर वायर, ये पढ़कर आए सिल्वर अर्जेंटम, ठीक है। तो ये चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है, मार्ग में आने वाली बाधा या फिर रुकावट, मार्ग में आने वाली बाधा या रुकावट, ठीक है, यही था। अब देखो मार्ग में आने वाली बाधा, किसके मार्ग में बाधा आ रही है, किसके मार्ग में आ रही है, धारा की। मार्ग किसका है, धारा का, यानी कि करंट का, धारा के मार्ग में आने वाली बाधा। बाधा किसने प्रस्तुत की, हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो चालक तार है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए गए तो फिर धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाना चाहिए था। फिर बाधा कैसे आ गई, बात यह है, होता क्या है बच्चों कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा का प्रवाह करते हैं,
लेकिन जो चालक तार है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो चालक तार है एक तरीके का क्या है, पदार्थ है, कॉपर वायर है, तो क्या है, पदार्थ है। और पदार्थ हम जानते हैं, हमने केमिस्ट्री के अंदर काफी कुछ इसके बारे में स्टडी कर रखी है कि पदार्थ एक्चुअल में है क्या, छोटे छोटे कणों से ही तो मिलकर पदार्थ बनना है। तो अब उसके अंदर वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के अलावा अन्य परमाणु भी होंगे, मार्ग के भीतर अन्य परमाणु भी होंगे, आयन भी होंगे, अणु भी होंगे। तो जो ये अणु आयन वगैरह क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स, ये मान लीजिए, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बना रही हूँ। जब ये मूवमेंट करेंगे तो ये क्या है, आपस में जो इलेक्ट्रॉन है इनसे टकरा जाते हैं, ठीक है। और इनसे टकराने के कारण जो एक करंट का स्मूथ फ्लो होना चाहिए वो स्मूथ फ्लो नहीं हो पाता। तो उसके मार्ग में यानी कि चालक तार के भीतर ही करंट का फ्लो क्या होता है, धीरे धीरे बाधित होने लग जाता है, यानी कि बाधा आने लग जाती है। ये बिल्कुल वैसी ही चीज है कि जैसे एक पाइप, उस पाइप में से मैं क्या कर रही हूँ, पानी की सप्लाई करती मैंने, ठीक है। पाइप बड़ा स्मूथ है और जिसमें से रनिंग वाटर निकल रहा है। अब मैंने इसमें क्या किया, उस पाइप के अंदर मैंने छोटे छोटे पत्थर डालना शुरू कर दिया। क्या होगा, क्या होगा, होगा ये कि धीरे धीरे जो पानी है वो रुक रुक के जाएगा, उसका उतना स्मूथ फ्लो नहीं हो पाएगा जितना स्मूथ फ्लो था, कब था, जब मैंने उसके अंदर स्टोन्स नहीं डाले। लेकिन जब मैं उसमें स्टोन्स डाल दूंगी तब क्या स्थिति हो जाएगी, तब स्थिति ये होगी कि उसके अंदर से धारा का जो प्रवाह है वो धीरे धीरे क्या होगा, रुकने लग जाएगा। पानी जो है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, रुकने लग जाएगा। बिल्कुल वही चीज होती है कि जो कॉपर का जो वायर है उसके अंदर, यानी चालक तार है, कंडक्टर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्मूथ करंट को फ्लो करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जब ये अन्य परमाणु, आयन या फिर अन्य कणों के साथ टकराते जाते हैं, इनका मार्ग बिल्कुल सीधा नहीं रहता है, तो क्या होगा, करंट का फ्लो थोड़ा क्या होता है, रुक जाता है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसका जो मात्रक होता है, ध्यान दीजिए, मात्रक के अंदर हम पढ़ते हैं, मात्रक होता क्या है, ये चीज हम देख चुके हैं कि मात्रक हम कहते हैं किसे, मात्रा का ज्ञान कराने वाला, वो क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो इसका जो मात्रक है वो है ओमेगा। ओमेगा जिसका प्रतीक है ये चिन्ह, ठीक है। इसे हम ओम के साइन से भी दर्शाते हैं। ये इसका एसआई यूनिट का मात्रक है, एसआई यूनिट का मात्रक। एसआई यूनिट हम पढ़ चुके हैं कि एसआई यूनिट क्या थी, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अंदर हम इसका मात्रक जो बोलते हैं, आर का जो मात्रक है वो क्या है, ओम। आर क्यों बोला, क्योंकि इंग्लिश के अंदर नाम क्या है, रेजिस्टेंस। तो आर, ये इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओम। इसे ओमेगा से भी ओमेगा बोलते हैं, लेकिन जनरली जो बोला जाता है वो ओम बोला जाता है। अब बात आती है कि ओम है कौन। ओम एक साइंटिस्ट थे, बहुत महान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने विभवांतर और धारा के मध्य क्या किया था, संबंध बताने का काम किया था। अभी हम उनका नियम पढ़ेंगे, फिजिक्स की दुनिया में बेहद ही फेमस लॉ है और सभी ने ये नियम पढ़ा हुआ है। और निश्चित रूप से आपके के अंदर या फाइनल एग्जाम के अंदर छोटे रूप में या डेरिवेशन की फॉर्म में आ ही जाता है। ओम का नियम समझाइए, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए, इस तरीके से प्रश्नों की फॉर्म में वो आता है। ओम साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने विभवांतर और धारा के मध्य क्या बताया था, संबंध बताया था। तो अब हम पढ़ रहे हैं ओम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लीजिए, नोट डाउन कीजिए अपनी अपनी कॉपी से।
ओम का नियम, ओम का नियम, इसे हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ओम का नियम, ओम ने जो बताया महान वैज्ञानिक ने, इन्होंने जो नियम बताया, इन्होंने सिंपल नियम बताया कि यदि स्थिर ताप है, यानी कि टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट कर दूं, तो जो चालक तार में या परिपथ में प्रवाहित जो धारा है, यानी कि करंट है आई, वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी? विभवांतर के। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, आप लिख लीजिए, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर ये T किसका सिंबल है? ताप का, टेम्परेचर। स्थिर ताप पर किसी चालक तार में, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, क्या बोलूंगी? आई। प्रवाहित धारा विभवांतर के, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, विभवांतर भी का केवल विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर? समझे इसको? कि डेरिवेशन में उन्होंने क्या किस किस के मध्य का संबंध बताया? विभवांतर और धारा के मध्य संबंध बताया। कौन सी परिस्थिति के अंदर? स्थिर टेम्परेचर पर। ध्यान रखिए, कंडीशन ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन के ही नंबर है। जनरली स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं कि जो धारा है, चालक तार में प्रवाहित धारा जो है विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। हर परिस्थिति में नहीं होगी। ओम का नियम कौन सी परिस्थिति के अंदर था, कौन सी कंडीशन जो थी वो उसकी मेन थी? कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप। जब तक स्थिर ताप नहीं होगा तब तक हम ओम के नियम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस मार्क्स कट जाते हैं वो आपके, आप जो लिखोगे परिभाषा के अंदर कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए, तो ये ओम के नियम की परिभाषा है। तो इसके अंदर सिर्फ इतना सा देखेगा कि आपने स्थिर ताप लिखा या नहीं। स्थिर ताप लिखा है इसका मतलब ओके, क्योंकि आगे का तो उसको भी पता है कि स्टूडेंट को पता है कि जो धारा है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। अब बात आती है, ये सब चीजें तो हमने देख ली, एक नया शब्द आ गया, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब ये है कि जो धारा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ये कहना चाह रहे हैं कि यदि धारा बढ़ रही है तो विभवांतर भी बढ़ेगा, धारा घट रही है तो विभवांतर भी घट जाएगा। इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। एक चीज होती है क्रमानुपाती, ठीक है? अभी अपन वो चीज भी देखेंगे, इसलिए मैं पहले बता देती हूँ आपको कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि यदि कोई एक चीज घट रही है तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और एक बढ़ रही है तो दूसरी वाली क्या होगी? ऑटोमेटिकली घट जाएगी। तो ये व्युत्क्रमानुपाती के अंदर संबंध कैसा हो गया? उल्टा संबंध हो गया। अनुक्रमानुपाती के अंदर बिल्कुल सीधा संबंध होता है। नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में अपन डेरिवेशन देखेंगे। मेरे हिसाब से नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन क्या है।
और उसके बाद में एक ओम की परिभाषा भी आज ही लिखी। अब देखो ओम के नियम से अब यहां लिखेंगे आई अनुक्रमानुपाती बी। ठीक है, आई जो है अनुक्रमानुपाती किसके है, बी के। यहां हम लिखेंगे स्थिर तापमान, क्लियर। आई अनुक्रमानुपाती बी स्थिर तापमान, ये हो गया अपने समीकरण। अब जाहिर सी बात है कि जो अपनी धारा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि धारा किसके अनुक्रमानुपाती है, विभवांतर है। धारा बढ़ रही है तो विभवांतर बढ़ रहा है। विभवांतर तो जब सीधा संबंध है, तो जब धारा बढ़ रही है और विभवांतर बढ़ रहा है तो विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी तो बढ़ेगी। तो एक समीकरण हम बोला बोलेंगे कि जब विभवांतर बढ़ता है तो धारा भी बढ़ती है। तो बी अनुक्रमानुपाती किससे हो गया, आई के। कौन सी सेम सिचुएशन, कंडीशन जो है वो क्या है, स्थिरता। ये हो गया अपने समीकरण 2। ठीक। अब बात ये आ रही है कि जब भी, ध्यान देना कि जब भी हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और बराबर यानी कि इक्वल का मार्क लगाते हैं तो उस स्थिति में अपन को एक कांस्टेंट मार्क लगाना पड़ता है, स्थिरांक लगाना पड़ता है। तो अभी अपन देखते हैं। तो मैं यहाँ क्या चाहती हूँ कि ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जो है वो हट जाए। मैं क्यों हटाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं डेरिवेशन को सॉल्व आउट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, बराबर का निशान लगा दिया। अब जब मैं बराबर का निशान लगाऊंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा, यानी कि एक स्थिर अंक लेना पड़ेगा। तो वो मैंने किया r आई उतार दिया। ये अपने बन गया समीकरण 3। अब आप बोलेंगे कि मैडम आपने आर ही क्यों लिया, कुछ और भी ले सकते थे, कोई और सिंबल भी ले सकते थे। यदि कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो तो इमीडिएट समझ जाएगा कि मैंने आर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ ओम का नियम किससे संबंधित है, प्रतिरोध से। प्रतिरोध को इंग्लिश में हमने क्या बोला था, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का जो आर है, जो उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर है, उसके आधार पर मैंने क्या ले लिया, आर ले लिया, बस सिंपल। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो गया, आर आई। तो एक फॉर्मूला तो अपने पास ये निकल गया है। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे क्या करना है, इस r की वैल्यू निकालनी है। मैं चाहूं तो इस एक ही, देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, आप फॉर्मूलों से, एक ही फॉर्मूले से अलग अलग तरीके के सूत्र बनाने की प्रैक्टिस करें, तब परफेक्शन आता है। अब मेरे पास एक ही है, v बराबर क्या है, r है। और मैं इससे r की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ और मैं इससे i की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे साथ के साथ तुम्हें सब पता है कि I बराबर क्या होता है, धारा। तो आप लिखते चले जाएंगे, यहाँ I बराबर क्या है, धारा। यहाँ V बराबर क्या है, विभवांतर। और R बराबर क्या है, प्रतिरोध। ये मैं लिख देती हूँ कि यहाँ R, ठीक है, यहाँ R स्थिरांक है, स्थिरांक है। ठीक है, इसे ही प्रतिरोध कहते हैं। इसे ही प्रतिरोध कहते हैं। अब मैं ये ऊपर से थोड़ा सा मिटान रही हूँ, साथ ही साथ नोट डाउन करते हुए। अब आगे देखें,
हमारे पास आया v बराबर r i, यही था v बराबर r i आ गया। अब मैं क्या निकालूंगी इस वाले पार्ट में से अपन r की वैल्यू निकालेंगे। r बराबर क्या हो गया v अपॉन i, ठीक है। और एक रह गया अपने कि i बराबर क्या होगा। i बराबर क्या हो गया v अपॉन r। फटाफट नोट कर लो, न्यूमेरिकल करेंगे और बहुत काम आएंगे। और IMP लगा लेंगे तीनों का। मेन संबंध जो आया था वो संबंध किसका आया था v बराबर r i। r क्या है प्रतिरोध, ठीक है। अब जब अपन r की वैल्यू निकालेंगे तो अपन क्या कर देंगे v अपॉन i, और i की वैल्यू निकालेंगे तो अपनी क्या आ जाएगा v अपॉन r, ठीक है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। यहाँ ये चीज ध्यान में रखने की है कि जो विभवांतर है वो क्या है v, r बराबर क्या है अपने प्रतिरोध, और i बराबर क्या है धारा। तो यदि अपन से प्रश्न के अंदर विभवांतर पूछ रहा है तो अपन बीच के अंदर मल्टीप्लाई लगा देंगे। किसके बीच में, प्रतिरोध के बीच में और धारा के बीच में, ठीक है, मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी विभवांतर की वैल्यू आ जाएगी। यदि पूछ रहा है प्रश्न के अंदर प्रतिरोध बाधा पूछ रहे हैं, ठीक है, तो यदि वो बाधा पूछ रहा है तो विभवांतर और धारा के मध्य अनुपात कर देंगे। तो अपन को किसकी वैल्यू मिल जाएगी प्रतिरोध की, यानी कि R निकल जाएगा। यदि वो प्रश्न के अंदर क्या पूछ रहा है धारा पूछ रहा है, ठीक है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उसके अंदर विभवांतर और प्रतिरोध के मध्य अनुपात निकाल देंगे। तो जब विभवांतर और प्रतिरोध के मध्य अनुपात निकल जाएगा तो अपने पास धारा की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक को दिमाग के अंदर बिठाना है कि v बराबर क्या होता है r, उससे दोनों निकल जाएंगे। ये जो वैल्यू अपने पास आई है कब आई है जब टेम्परेचर कांस्टेंट था, जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तभी जो विभवांतर था वो किसके अनुक्रमानुपाती था धारा के, और धारा किसके अनुक्रमानुपाती थी विभवांतर के। तो ये चीज अपन याद रखेंगे, ध्यान में देने वाली बात है। ओम के नियम को परिभाषित कीजिए आ जाता है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, वो भी अपन देखेंगे, तो ये अपन को पता होना चाहिए। अब देखो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो प्रतिरोध है, सेकंड वाला देखो, क्योंकि अपन ओम का नियम पढ़ रहे हैं जो कि क्या है प्रतिरोध से संबंधित है, तो मेन फोकस तो अपने इसी पर है। ये जो R है यहाँ किसके तो अनुक्रमानुपाती हो गया और किसके विक्रमानुपाती। मैंने आपको जब अपन लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे तभी अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझा दिया। तो अब अपन यहाँ ये देखेंगे कि किसके तो अनुक्रमानुपाती है और किसके व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि जब भी हमें अंश और हर दिए हुए, हमेशा ध्यान दीजिए कि जब पढ़ते में है कोई चीज बिल्कुल सामान्य गणित पे ले जाते अपन, एकदम नॉर्मल वाली गणित, ज्यादा हाईफाई लेवल नहीं। जब अपन देख रहे हैं कि b बटा i, ठीक है, तो ये जो b है बेटा उसे हम कहते हैं अंश में, ये राशि किसमें है अंश में, और जो नीचे बट्टे के नीचे वाली राशि जो होती है वो किसके अंदर होती है हर में, ठीक है। तो अब ये जो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है ये अपन देख रहे हैं, एक वैल्यू जो है वो अपने लेफ्ट में और जो दूसरी वैल्यू दी हुई है वो अपन को राइट हैंड साइड में दी हुई। जब अपन प्रमेय सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखते हैं ना, बिल्कुल वही चीज है कि जो r है वो अपन को लेफ्ट साइड में दिया हुआ है और b अपॉन i अपन को किसमें दिया हुआ है राइट साइड में। तो जो अंश की चीज होगी, ठीक है, जो अंश में अपन को राशि दी हुई है, अपन को वैल्यू दी हुई है,
वो हमेशा किसमें आएगी, अनुक्रमानुपाती। अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। संबंध क्या आ गया कि जो प्रतिरोध है वो विभवांतर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती। क्लियर। और अब ये क्या है, आई जो है इसका दूसरा जो संबंध निकल कर आया है कि जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती है आगे। क्लियर। जो वस्तु अंश में होगी आप मूल के अपन क्या बोलेंगे, अनुक्रमानुपाती। जो हर में है वो क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर। अब अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या था, आर बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा, और आर बढ़ रहा है तो क्या होगा, बी भी बढ़ जाएगा। क्लियर बात। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में जस्ट ऑपोजिट। ऑपोजिट कैसे, आर बढ़ रहा है तो धारा बढ़ जाएगी, और धारा बढ़ रही है तो आर घट जाएगी। अब इसके अंदर देखो वही चीज आ गई, आर के अंदर जो संबंध था वही आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा अपन कॉमन सेंस लगाएंगे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, हर में गया। आर जो था, जब मैं आई की वैल्यू निकाल रही हूँ, शांति से देखो, बिल्कुल शांत भाव से, जब मैं आई की वैल्यू निकाल रही हूँ तो क्या हो गया, आर हर में चला गया। हर में चले जाने का मतलब ही क्या है, एक दूसरे वही संबंध आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो हम समझा रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है। वही चीज ये सूत्र ने इसने सिद्ध किया है, इस सूत्र ने सिद्ध कर दिया कि हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट है, कि जो आई है और आर, इन दोनों के मध्य किसका संबंध हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि अब यहाँ आर जो है वो किसमें चला गया, हर में। वही चीज आ गई, वही संबंध आ गया, उल्टा संबंध होगा। यदि धारा बढ़ रही है तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि धारा के मार्ग में आने वाली बाधा तो प्रतिरोध थी, और जब धारा ही बहुत अच्छे से बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध है ही बहुत कम है, नगण्य है। वो चीज अपन को देखनी है, 3-4 चीजों को अपन को कोरिलेट करके पढ़ना। क्लियर। और जो विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता ही है, ये तो के लिए के अंदर अपन ने पढ़ा ही है कि जो विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, आपको काफी मजा आएगा ये चैप्टर। और ये लॉ बेहद इंपॉर्टेंट भी है, फेमस भी है, और बहुत ही मजेदार नियम भी है। जब 3 कोरिलेशन से बढ़िया बता रखे हैं कि एक चीज आप ध्यान में रखो, बस उससे आपके 2 चीजें और आ जाएगी, 2 न्यूमेरिकल्स, दो फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। और जो कोरिलेशंस बताए वो आप देखिए कितने सत्य से प्रमाणित है कि आर अनुक्रमानुपाती बी और आर व्युत्क्रमानुपाती आई है, और सिद्ध भी कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे सिद्ध हो रही है। मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1 ओम की परिभाषा। ठीक है, वो परिभाषा अपन देखें कि वो परिभाषा क्या है। अब देखो परिभाषा 1 ओम की परिभाषा अपन कैसे बनाएंगे, मेरे हिसाब से नोट डाउन कर लिया होगा। अब सिर्फ 1 ओम की परिभाषा बनानी है तो इस वाले फॉर्मूले का हमने काम है, इन दोनों को मिटा देते ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तीनों को ही मिटा देते हैं, दोबारा से लिखेंगे। अब देखो R बराबर क्या हो गया, V अपॉन I। ये अपने पास फॉर्मूला है, मात्रा प्रत्युता। ठीक है, हमको पता है कि जो 1 ओम की परिभाषा हो, चाहे वो 1 वोल्ट की परिभाषा हो, चाहे 1 एम्पीयर की परिभाषा हो, किससे बनाएंगे, मात्रक से ही बनाएंगे अपन। मात्रक लगती है, R का मात्रक मैंने बताया था आपको, R का मात्रक क्या था, ओम। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, 1 ओम। ये विभवांतर है, यहाँ मैं लिखूं 1 ओम। क्लियर। नीचे क्या है, धारा, और धारा को अपन किसमें मापते हैं, एम्पीयर में। यहाँ पे अपन ने 1 लिख दिया।
परिभाषा बनाएं। परिभाषा कैसे बनेगी? बहुत आसान है। किसी चालक तार का प्रतिरोध या किसी चालक तार का 1 ओम प्रतिरोध कब उत्पन्न होगा? जब किसी चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट है तथा प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। क्या मतलब है? 1 ओम का प्रतिरोध वह मान है जिसमें चालक तार के सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर तब उत्पन्न होता है जब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब ये जो 1 ओम की परिभाषा है, ये कल वाले लेक्चर के अंदर, यानी कि जो हम लेक्चर अपन कल टुमारो डिस्कस करेंगे, उसके अंदर मैं आपको लिखवा भी दूंगी। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अपन को करते रहनी है और भी जो क्वेरीज हो वो ग्रुप के अंदर आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।